नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 19 से लेकर 25 अप्रैल 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, फिच रेटिंग्स के नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी? व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ फिच रेटिंग्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0.8%। महामारी और लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 1% से भी नीचे जा सकती है। यह बात फिच रेटिंग्स ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में कहा। लेकिन अच्छी बात यह है, अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में विकास दर पुनः 6.7% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? करतारपुर साहिब इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इन पाकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे। पंजाब प्रांत के नारोवल जिले में है यह, पाकिस्तान में। यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। न्यूज में क्यों है? हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि 19 अप्रैल 2020 को आए तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए गुरुद्वारे के परिसर का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराई जाए। कौन सा राज्य देश का पहला कोविड-19 मुक्त राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट कोविड-19 फ्री स्टेट इन द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। 19 अप्रैल को गोवा में 3 अप्रैल से कोविड-19 से संबंधित कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। परिणामतः गोवा देश का पहला ग्रीन जोन राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि तटीय राज्य गोवा में कोविड-19 से संबंधित कुल 7 पॉजिटिव मामले आए थे, जिन्हें चिकित्सकों की देखरेख में क्वारंटाइन कर दिया गया था। सुबनसिरी नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सुबनसिरी रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इस नदी का उद्गम हिमालय में चीन में होता है। यह भारत में पूर्व और दक्षिण पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में, फिर दक्षिण में असम घाटी में बहती है। चूंकि असम ऑप्शन में नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। जहां यह लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। असम में ही यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। न्यूज में क्यों है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में इसी नदी के ऊपर डापोरिजो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया है। ये सामने देखिए तस्वीर। अभी तक इस पुल का वजन 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। इस रणनीतिक पुल के माध्यम से भारत चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा पर तैनात लगभग 3000 सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी। और विवादित क्षेत्र में आप जान रहे हैं डोकलाम काफी चर्चा में रहा था। आकस्मिकता के दौरान त्वरित सैन्य मदद सुनिश्चित कराई जा सकेगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी निम्न में से किस संस्था का आधिकारिक बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी इज द ऑफिशियल बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक्स का है। एनबीडी को ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। न्यूज में क्यों है? 20 अप्रैल को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। कोविड-19 पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स देशों को लगभग $5 अरब की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें महामारी से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है। निम्न में से किस स्मार्ट सिटी ने होम क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने के लिए हाल ही में संयम नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटी हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप नेम्ड संयम टू ट्रैक होम क्वारंटाइन सिटीजन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुणे। यह महाराष्ट्र में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तव में घर में रह रहे हैं या नहीं, इस मोबाइल ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा होने के कारण जब भी क्वारंटाइन नागरिक अपना घर छोड़ता है तो यह शहरी प्रशासन को सतर्क करता है, जिससे इस ऐप की मदद से प्रशासन मॉनिटरिंग सेल से रियल टाइम के आधार पर नागरिकों के आवागमन की निगरानी कर सकता है
और आवागमन को लाल यानी लंबी अवधि के लिए कोई बाहर गया है, पीले यानी सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए, या हरे रंग व्यक्ति घर की सीमा तक में सीमित है के रूप में चिन्हित कर सकता है। किस देश द्वारा हाल ही में अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रक्षेपण किया गया? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने 22 अप्रैल को इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य रेगिस्तान से किया गया। यह उपग्रह 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। इससे कोविड-19 संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए किस नदी पर एक नए अस्थायी पुल का निर्माण किया है? रिसेंटली द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ has constructed a new permanent bridge on which river to connect Kasowal enclave in Punjab with the rest of the country? The right answer is option number B. रावी नदी पर 484 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के तहत 49 सीमा सड़क कार्यबल बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BRTF द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य की एक महिला नव प्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? रिसेंटली अ फीमेल इनोवेटर डी वासिनी बाई फ्रॉम विच स्टेट हैज डेवलप्ड 10 वेराइटीज ऑफ हाई मार्केट वैल्यू फ्लावर एंथूरियम थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल, और उसमें भी तिरुवनंतपुरम। एंथूरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधे का एक विशाल समूह है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। यह देखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। नासा ने इसे हवा शुद्ध करने वाले पौधों की सूची में रखा है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम में है। न्यूज में क्यों है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस अभयारण्य के एक हिस्से सालेकी में कोयला खनन की सिफारिश की है। सालेकी में कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड NECF द्वारा किया जाएगा। सालेकी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसमें देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के 111 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले वर्षा वन और शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में कई अनारक्षित वन शामिल है। इसे पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। तो कोल माइनिंग के कारण से यहाँ काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20? द राइट आंसर इज 20%। 1,56,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बिक्री हुई थी, जबकि 2018-19 में 1,30,000। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स SMEV ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर अपना डाटा जारी किया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इन विच स्टेट हैज द मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण स्कीम बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे कर जोखिम भरा कार्य कर रही है। सर्वेक्षण करने के अलावा ये बच्चों के पोषण आहार प्रदान करने के लिए हर घर का दौरा कर रही है। किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हाल ही में की गई है? इन विच स्टेट हैज द थर्ड फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम वाटर हार्वेस्टिंग कैंपेन स्टार्टेड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। 21 अप्रैल को यह योजना 10 जून तक जारी रहेगी। सरकार ने मानसून से पहले झीलों, नदियों, चेक बांधों को गहरा करने की योजना बनाई है। इसके दौरान मनरेगा के तहत लोगों को भागीदारी के साथ सिल्ट को भी हटा दिया जाएगा। इस बार गुजरात सरकार ने योजना को इस तरह से लागू करने की योजना बनाई है कि यह ग्रामीण आबादी खासकर प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। किस खेल बोर्ड द्वारा हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है? विच स्पोर्ट्स बोर्ड रिसेंटली फॉर्म्ड टीम मास्क फोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने। इसमें भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेटर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली,
सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ इत्यादि शामिल हैं। टीम मास्क फोर्स का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस पहल के तहत भारतीय अग्रणी क्रिकेटरों के साथ जागरूकता संदेश साझा करते हुए एक वीडियो बनाया गया है। क्रिकेटर अपने स्वयं के बनाए व्यक्तिगत मास्क को साझा करके घर पर मास्क बनाने को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्कोर क्या है? ध्यान रखें, स्कोर पूछा जा रहा है, रैंकिंग नहीं। व्हाट इज इंडियाज स्कोर इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 45.33। 2019 में 45.67 था, जबकि रैंक थी 140 और इस बार रैंक रहा है 2020 में 142वां। यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स पेरिस आधारित संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में लगभग 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। दक्षिण एशिया ने अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम प्रदर्शन किया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान को 145वां स्थान मिला है, जबकि बांग्लादेश 151। इसमें पहला स्थान मिला है नॉर्वे को 7.84 अंक के साथ, जबकि उत्तर कोरिया सबसे नीचे 180वें नंबर पर है और चीन 177वें नंबर पर है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फारसी नहीं है, ये तीनों है अरबी, रसियन, स्पेनिश। ध्यान में रहे कि यूएन की कुल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें ये तीनों तो हो ही गई, ए, सी और डी, इसके साथ साथ में चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। न्यूज में क्यों है? प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि तथा मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। 2010 में जन सूचना विभाग ने संयुक्त राष्ट्र के सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए दिवस की स्थापना के लिए पहल शुरू की थी। अब सभी का दिवस मैं बताता हूँ। अरबी भाषा मनाया जाता है 18 दिसंबर को, चीनी और फ्रांसीसी 20 अप्रैल को, रूसी 6 जून को, स्पेनिश 23 अप्रैल को और फ्रेंच 20 मार्च को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया है? विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द एम्बेसडर फॉर IM बैडमिंटन कैंपेन बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। यह अभियान बैडमिंटन खिलाड़ियों को ईमानदार और स्वच्छ खेलने की वकालत करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों को खेल के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने में भी मदद करता है। PV सिंधु के अलावा अन्य एम्बेसडर बनाए गए हैं कनाडा के मिशेल ली, चीन के वांग या क्यूं और झेंग सी वेई, जर्मनी की वलेस्का नोबलुच और हांगकांग के चैन हो यूएन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आप्त मित्र मोबाइल ऐप एंड हेल्पलाइन टू फाइट कोविड-19? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा लॉन्च किया गया इस ऐप का उद्देश्य कोविड-19 पर चिकित्सा मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना है। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो वह आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इंडियाज लार्जेस्ट IT कंपनी TCS will launch the first fully digital bank in which country? The right answer is option number C, इजराइल। इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत 2021 में होगी। किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? विच कंपनी हैज डेवलप्ड अ टॉकबैक कीबोर्ड फॉर द ब्लाइंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने। एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के लिए ब्रेल कीबोर्ड टॉकबैक है। ये कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि गूगल में ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया गया है। इसे वे लोग आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे जिन्होंने ब्रेल में पहले कभी टाइपिंग की हो। इसमें स्टैंडर्ड 6 बटन लेआउट दिया गया है, सामने देखिए।
हर बटन 6 ब्रेल डॉट्स में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टैप करने पर कोई भी अक्षर या प्रतीक बनता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जा रहा है? एट प्रेजेंट हाउ मच डियरनेस अलाउंस डीए इज बीइंग गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 17%। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महंगाई भत्ते की अवधारणा शुरू की गई थी। भारत में महंगाई भत्ते को 1947 में पुराने वस्त्र भत्ते के रूप में पेश किया गया था। इसे 1953 में संशोधित कपड़ा भत्ते के रूप में फिर से प्रस्तुत किया गया। महंगाई भत्ते को पहले कर्मचारियों के वेतन संशोधन से जोड़ा गया था, इसे बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया। न्यूज में क्यों है? 23 अप्रैल को कोरोना संकट के कारण भारत सरकार ने डीए और डीआर में जुलाई 2021 तक बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है, यानी डीए को फ्रीज कर दिया इसी 17% पर। केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने भत्ते को जनवरी से 4% बढ़ाने की योजना बनाई थी। आपको बताते चलें, साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन नाम दिया है? विच कंट्री हैज गिवन इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन नेम्ड तियानवेन-1? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने यह घोषणा भी की कि इसके साथ सभी ग्रहों के मिशनों को तियानवेन श्रृंखला का नाम दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का तियानवेन का अर्थ है स्वर्गीय प्रश्न। चीनी मंगल मिशन में ग्रह की परिक्रमा, लैंडिंग और रोविंग शामिल है। इससे पहले 2011 में चीन ने एक रूसी अंतरिक्ष यान में अपनी मिशन भेजने का प्रयास किया था, हालांकि बाद में यह अंतरिक्ष में खो गया। यह घोषणा 24 अप्रैल को की गई क्योंकि चीन 2016 से 24 अप्रैल को अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए FDI नीति में संशोधन का प्रभाव किस देश से निवेश पर नहीं पड़ेगा? द रिसेंट अमेंडमेंट इन द FDI पॉलिसी बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान से निवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तीनों से फर्क पड़ेगा। भारत की FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में किया गया यह बदलाव कई यूरोपीय देशों द्वारा किए गए ऐसे ही विभिन्न उपायों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य मौजूदा संकट और उसके कारण उत्पन्न बाजार व्यवधान की वजह से चीन से होने वाली विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करना है। क्योंकि मार्केट हर जगह पे गिरा हुआ है, चीन चाहता है कि सस्ते दामों पर शेयर वहाँ के खरीद लें ताकि वहाँ को इन्फ्लुएंस कर सकें, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। FDI नीति के संशोधित नियम केवल उन देशों पर लागू होते हैं जो भारत के पड़ोस में हैं। तो जापान तो पड़ोस में नहीं है, बाकी तीनों पड़ोस में है, इसीलिए सही जवाब हो जाएगा जापान। किस प्रसिद्ध कार्टून के डायरेक्टर एवं ऑस्कर विजेता डिच का निधन हाल ही में हो गया? विच फेमस कार्टून डायरेक्टर एंड ऑस्कर विनर जीन डिच हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टॉम एंड जेरी। आप देख सकते हैं ये कार्टून कैरेक्टर। एनिमेटर, प्रोड्यूसर और बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर थे। डिच का पूरा नाम यूजीन मेरिल डिच था। जन्म इनका 1924 में शिकागो अमेरिका में हुआ था। वह 1959 में प्राग पहुंचे थे। जिन डिच ने टॉम एंड जेरी के 13 एपिसोड डायरेक्ट किए थे। किस कंपनी ने हाल ही में रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी के लिए 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? Which company has recently announced an investment of 5.7 billion US dollar for Reliance Jio's 9.99% stake? The right answer is option number C, Facebook। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इस समझौते से रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह को अपने कर्ज का बोझ कम करने में सहायता मिलेगी तथा फेसबुक की भारत में उपस्थिति और मजबूत होगी। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है और इसके ग्राहकों की संख्या 39 करोड़ के लगभग है। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी MVRDL का विकास किसने किया है? मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी MVRDL हैज बीन डेवलप्ड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, DRDO। हैदराबाद के ESIC हॉस्पिटल और निजी उद्योगों के साथ मिलकर इसका विकास किया गया है। कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में अपनी तरह की ये पहली लैब तैयार हो गई है। देश की इस पहली मोबाइल लैब को सिर्फ 15 दिन में तैयार किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई मोबाइल लैब का
23 अप्रैल को उद्घाटन किया। इस मोबाइल लैब की खासियत यह है कि इसमें हर रोज 1 से 2000 नमूनों की स्क्रीनिंग की क्षमता है। आपको बताते चलें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं उस PDF में वो मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों PDF बहुत जरूरी है। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो उस PDF के माध्यम से आप किसी भी वीडियो के कंटेंट को मात्र 5 से 6 मिनट में पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? विच इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर to establish a direct channel of communication during the COVID-19 pandemic? The right answer is option number D, कोविड इंडिया सेवा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी संकट की स्थिति के दौरान रियल टाइम में पारदर्शी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सक्रिय करना और बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना है। यह @कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है जो बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में सहायता प्रदान करता है और इन्हें समाधान योग्य बनाता है और फिर इन्हें रियल टाइम समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण को सौंप देता है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के उल्लंघन का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम करने के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है? हाउ मेनी इंटर मिनिस्टेरियल टीम्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन एंड इफेक्टिवली प्रिवेंट कोविड-19? The right answer is option number B, 6। 22 अप्रैल को गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के उल्लंघन की घटनाएं सामने आई है। यह गठित टीमें राज्य में चिकित्सा पेशेवरों पर हमले, सामाजिक दूरी, लॉकडाउन उल्लंघन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। यह टीमें स्थिति का आकलन करके राज्य के अधिकारियों को निर्देश देगी। इन टीमों का गठन आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत किया गया है। जब राज्य सरकार संवैधानिक मानदंडों का पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए हाल ही में कितने कंपनियों को धन मुहैया कराने की घोषणा की है? द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फंडिंग टू हाउ मेनी कंपनीज टू डेवलप द कोविड-19 वैक्सीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर P, 3 कंपनियों को। कंपनियों का नाम क्या है? कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, दूसरा है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और तीसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। कोविड-19 के टीके का विकास करने के लिए DBT को केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित किया गया है। यह मदद राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत की जाएगी। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी क्योंकि रिवीजन के लिए PDF बहुत जरूरी है। आप 4 से 5 मिनट में इस आधे घंटे वीडियो के कंटेंट को आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो प्रश्न है, भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति का विकास किसने किया है? अ वेब बेस्ड डैशबोर्ड प्रकृति टू प्रेडिक्ट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया इज डेवलप्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, IIT दिल्ली। प्रकृति का फुल फॉर्म क्या है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं एमपीएन अकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके PDF के बारे में। तो हम एमपीएन अकेडमी पर करंट अफेयर्स को 2 तरीके से देख रहे हैं। एक, हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको डेप्थ में जानते हैं, जैसे कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बिहार करंट अफेयर्स मंथली लीजिए। इसमें 30 क्वेश्चंस की सीरीज आती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसमें पूरे इन डेप्थ जाते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में जाते हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मिस ना हो। और इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पे। लेकिन यदि आप PDF चाहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और दूसरा अप्रोच हमारा है विड्थ। कई बार ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि देखने में छोटे लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए हमने मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज बना के रखी हुई है। और बिहार करंट अफेयर्स में भी चलते चलते वाला जो सेक्शन है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती है, ये PDF एक्सक्लूसिव है,
पैड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहां आपको रिसेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए 300 रुपये चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया जाता है, उसके लिए पीडीएफ 400 रुपीज। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, 500 रुपये। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन और बिहार करंट अफेयर्स, यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो 600 रुपीज। दोस्तों ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत जरूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहां से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिए। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।